हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सामाजिक विषय में। आज पहला क्वेश्चन दिया है कि मेगास्थनीज के भारत वर्णन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देखेंगे। मेगास्थनीज सबसे महत्वपूर्ण राजदूत थे जो यूनानी साम्राज्य के मौर्य दरबार में आए। ठीक है, यानी कि मौर्य साम्राज्य जब था उस समय ये मेगास्थनीज भारत आया था। मेगास्थनीज कुछ समय तक अराकोसिया के क्षत्रप सिरबिटियस के साथ रहा। ठीक है, तथा वहां से सेलूकस ने उसे अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। सेलूकस कौन था? ये सिकंदर का सेनापति था। मेगास्थनीज ने भारत के विषय में अपनी एक पुस्तिका लिखी जिसका नाम था इंडिका। नामक पुस्तक में भारत देश की भूमि, जलवायु, पशु पक्षी, शासन पद्धति और धर्म तथा राजनीतिक वर्णों का रीति रिवाजों का वर्णन किया था। प्राचीन यूरोप में भारत के विषय में जितना ज्ञान मेगास्थनीज को था उतना अन्य किसी व्यक्ति को नहीं था। ठीक है, मतलब यह है कि जब ये मेगास्थनीज जब भारत आया मौर्य साम्राज्य के समय में, ठीक है, तो उस समय उसने एक पुस्तक लिखी यहाँ के चारों तरफ की जो बातें थी उसको देखते हुए। उस पुस्तक का नाम था, क्या था? इंडिका। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज जब भारत आया तो उसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो उस पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से जैसे यूनानी बाद में और सारे यूनानी लेखक जो आए भारत के भूगोल के विषय में तो जानकारियाँ बढ़ाई, है ना, किंतु भारतीय सभ्यता के समय में मेगास्थनीज के वर्णन से आगे न बढ़ सके। यानी कि मेगास्थनीज जितना डिटेल में इन सब चीज़ों के बारे में जानते थे उतना और किसी लेखकों ने नहीं लिख पाया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हुड़ों के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? हुड़ों के आक्रमण का भारत पर निम्न प्रभाव पड़ा। सबसे पहला जो था कि हुड़ों के आक्रमण के समय परिणाम स्वरूप गुप्त साम्राज्य को भारी क्षति पहुंची। यानी जब हुड़ों ने आक्रमण किया उस समय शासन किसका था? वो था गुप्त साम्राज्य का। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का शासन था। और दूसरा क्या हुआ कि हुड़ों ने यहाँ से उनका साम्राज्य खंड खंड हो गया और गुप्त साम्राज्य खंडहरों पर छोटे छोटे राज्यों का पुनः निर्माण हुआ। यानी कि जो साम्राज्य गुप्त वंश ने बनाया था वो वंश क्या हो गया, मतलब उनका साम्राज्य टूट गया और छोटे छोटे जो शासक थे अपने नए नए राज्यों से उभरने लगे। दूसरा क्या हुआ कि हुड़ों ने भारतीय जाति रचना को भी प्रभावित किया। जब भारत में हुड़ों का पतन हो गया, यह जाति भारतीय समाज में घुल मिल गई। ठीक है, हुड़ों से भारतीयों का घनिष्ठ संबंध बढ़ जाने के परिणाम स्वरूप भारतीयों का धार्मिक और नैतिक स्तर क्या हो गया? गिर गया। ठीक है, हुड़ों के आक्रमण से चौथा क्या हुआ? हुड़ों के आक्रमण से भारतीय कला एवं संस्कृति को बहुत नुकसान हुआ और सभ्य और बर्बर होने के कारण हुड़ों ने विहारों, मठों, स्तूपों और भव्य निर्माणों को तोड़ डाला। यानी उन्होंने भारत में आकर बहुत सारा नुकसान किया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। कौटिल्य क्यों प्रसिद्ध हैं? कौटिल्य जो आचार्य कौटिल्य के नाम से जाने जाते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, या चाणक्य के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने क्या किया था कि कौटिल्य को एक और पारंगत और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ के रूप में मौर्य साम्राज्य का संस्थापक और संरक्षक माना जाता है, तो दूसरी ओर उन्हें संस्कृति साहित्य के इतिहास में अपनी अतुलनीय और अद्भुत कृति के कारण अपने विषय का एकमात्र विद्वान होने का गौरव प्राप्त है। यानी कि जो कौटिल्य थे उन्होंने ही मौर्य साम्राज्य को स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने के लिए प्रेरित किया और वो वहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में भी काम करते थे। अगला है बौद्ध संगीतियाँ। प्रथम और द्वितीय बौद्ध सभाएं किसके शासनकाल में आयोजित की गई? यानी कि जो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग थे उन्होंने कई संगीतियाँ कराई। उसमें से चार संगीतियाँ जो है उन्होंने कराया। पहली और दूसरी की बात यहाँ किया है। पहली संगीति जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में सप्तगर्णी गुफा में हुआ था। शासक उस समय कौन था? तो अजातशत्रु हर्षवंश का था। द्वितीय बौद्ध संगीति जब हुई थी तो उस समय 383 ईस्वी पूर्व में और वैशाली विदर्भ में, और शासक कौन था उस समय? कालाशोक। यानी कालाशोक के समय ये दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी।
दूसरा अगला क्वेश्चन पूछा यहीं पे कि तृतीय और चतुर्थ बौद्ध सभाएं किसके शासनकाल में आयोजित की गई। तो तृतीय जो हुई थी वो अशोक के समय में हुई थी, चतुर्थ जो थी वो कनिष्क के रूप में यानी कनिष्क के समय में हुई थी। ठीक है, ये 4 संगीतें जो महत्वपूर्ण है वो शासक याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन परिचय पर प्रकाश डालिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, यानी जिसके साम्राज्य में मेगस्तीनी आया था। उसने उसके डाक विषय में डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी का मत है कि सिकंदर के चले जाने के उपरांत भारत के राजनीतिक क्षितिज पर एक नया सितारा निकला जिसने अपने प्रकाश से अन्य सभी को अंधकार में डाल दिया। इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त का जन्म लगभग 345 ईसा पूर्व में मौर्य अथवा मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था, जो शाक्यों की एक शाखा थी। उसका साम्राज्य पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक क्या हुआ था, फैला हुआ था। ठीक है, और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही वो कौटिल्य थे जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना में भूमिका निभाई थी। अगला है सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। उत्तर है कि सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव पड़ा। वास्तव में यह प्रभाव अनेक क्षेत्रों को में दर्शित भी होता है। पहला कि इतिहास की तिथि निर्धारण में सहाय। इस आक्रमण से तिथिवार इतिहास को प्रस्तुत करने में सहायता मिली। दूसरा, राजनीतिक एकता का प्रारंभ हुआ, यानी तत्कालीन उत्तर भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों का विलय पोरस तथा आम्भी के राजाओं में हो गया। अपेक्षाकृत विस्तृत तथा राजनीतिक दृष्टि से एकजुट होने लगे। यानी कि जो भी जब आक्रमण हुआ भारत में तो सिकंदर के द्वारा, तो उस समय जितने छोटे छोटे राजा थे सब एक दूसरे के साथ क्या हो गए, मिल गए और एकजुट वहाँ पे देखने को मिला। यूनानी राज्यों की स्थापना हुई। पश्चिमी पंजाब और सिंध तथा सीमावर्ती प्रांतों में यूनानी राज्यों की स्थापना हुई। दोषपूर्ण युद्ध विधि का ज्ञान हुआ, यानी कि उनको ये भी पता चला कि जब आक्रमण हुआ तो इनको ये पता चला कि हमारी जो युद्ध नीति है वो कहाँ, कैसे और किस तरह से कमजोर पड़ रही है। ठीक है, भारतीयों को सिकंदर के विरुद्ध युद्ध करने से अपनी युद्ध विधि के दोषों का भली भांति ज्ञान हुआ, जिसे भविष्य में दूर भी किया गया। यानी कि इससे ये पता चला कि वो आक्रमण करते समय किन किन गलतियों पर कर रहे हैं, किन कौन कौन सी गलती कर रहे हैं, उन सबको उन्होंने ध्यान दिया और आगे उसको सुधारा भी। अगला क्वेश्चन है कि राजपूतों ने कौन से प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया, उल्लेख कीजिए। 2 बार ये भी क्वेश्चन पूछा है। राजपूत राजाओं की मंदिर निर्माण बनवाने का विशेष शौक था, यानी कि वो लोग मंदिर बहुत ज़्यादा बनवाते थे। इस युग में निर्मित कुछ एक मंदिर जो भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर है, उसमें से है भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर। ठीक है, भुवनेश्वर जो उड़ीसा में है उसका लिंगराज मंदिर, खजुराहो का मंदिर उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर, एवं आबू तथा गिरनार में सिख जैन के शिखरों में विभूषित करना एवं उनकी दीवारों पर मूर्तियां खोदना एवं उस काल की प्रमुख विशेषताएं हैं। किस काल की? राजपूत काल की। एलोरा का कैलाश मंदिर है, मालप्पुरम के रथ मंदिर, कांची के पल्लव मंदिर और होयसल वंश के शासकों द्वारा निर्मित वेलूर का मंदिर तथा और द्वार समुद्र का चालुक्य मंदिर दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिर है। यानी ये जितने मंदिर यहाँ से हैं वो ये पल्लव मंदिर और ये सब जो मंदिर है वो कहाँ के हैं? दक्षिण मंदिर के हैं, दक्षिण भारत के। इस विवरण से स्पष्ट होता है कि राजपूत युग अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला के लिए भारतीय इतिहास में सदा स्मरणीय रहेगा। यानी कि जो राजपूत काल था उसमें वास्तुकला पर विशेष ध्यान दिया जाता था। अगला है कि हर्षवर्धन के प्रशासन पर प्रकाश डालिए, यानी जो राजा हर्षवर्धन थे उनका प्रशासन कैसा था। हर्षवर्धन का प्रशासन उदार सिद्धांतों पर आधारित था। चीनी यात्री वेन ने हर्ष के प्रशासन की प्रशंसा करते हुए लिखा है, सरकारी मांगे कम थी, परिवारों के पंजीकरण की न तो आवश्यकता थी और न जबरदस्ती बेगार ही लिए जाते थे। कर बहुत हल्के थे और बेगार न होने के कारण सभी अपने कार्यों में तथा पैतृक संपत्ति की सुरक्षा में लगे रहते थे। प्रशासन ईमानदार था, सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। उसमें जनहित में चैत्यों, विहारों, मंदिरों, सरायों का निर्माण करवाया। नालंदा विश्वविद्यालय भी हर्षवर्धन के दान से लाभान्वित हुआ।
उसने सड़कों का निर्माण तथा उनकी सुरक्षा का पूर्ण व्यवस्था की थी। यानी कि ये कौन लिख रहा है हर्षवर्धन के बारे में, जो यात्री चीनी यात्री था एक ह्वेनसांग, जो हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, उसने ये सारी बातें लिखी और बताई हर्षवर्धन के बारे में। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही और अगले चैप्टर में अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।